एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप लोग के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा लाइफ साइकिल और बायोलॉजिकल डाटाबेसेस और उसके टाइप्स। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था डाटाबेसेस और उसके टाइप्स और उसको मैनेजमेंट करने का तरीका। अगर आपने ये सब चीज़ें पिछले नहीं देखी है तो शायद आपको ये ना समझ आए, तो इसलिए इससे पहले आप हमारे पुराने वीडियो को देख लें जिसमें डाटाबेस और उसके टाइप्स और उसके मैनेजमेंट सिस्टम को समझाया है मैंने, और आज मैं उसी का फर्दर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं डाटा लाइफ साइकिल। तो जो ये डाटा लाइफ साइकिल होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है डाटा को कैप्चर करते हैं हम। सेकंड स्टेप होता है हम अपने डाटा को मेंटेन करते हैं। और थर्ड स्टेप होता है डाटा को सिंथेसाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है डाटा कैप्चर करना, उसमें हम क्या करते हैं अपने रॉ इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल ही न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको अपने सिस्टम में इनपुट करते हैं, मतलब उसे अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं। सेकंड आता है डाटा को मेंटेन करना। डाटा को मेंटेन कैसे, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, या जैसे कि हमने जो भी डाटा डाला है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा को मेंटेन करना। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा डाटा को कैप्चर करना, मतलब हमने अपने सिस्टम में डाटा को एंटर किया। सेकंड हमारा था डाटा को मेंटेन करना। तो डाटा को मेंटेन करने के लिए हमने इंटीग्रेशन की, मॉडिफिकेशन की, मैनिपुलेशन की या कोई अल्टरेशन कर दी। तो ये था हमारा डाटा मैनिपुलेशन। स्टेप आता है हमारे पास डाटा सिंथेसिस। डाटा सिंथेसिस में क्या करते हैं हम इंडक्टिव लॉजिक्स की हेल्प से अपने डाटा को यूज़ करते हैं उसे पब्लिश करवाने के लिए। तो पब्लिश कराने से पहले जो भी हमारे पास रफ डाटा वगैरह होता है, जैसे कि जो भी हमने फर्स्ट 2 स्टेप में डाटा को एंटर किया, मैनिपुलेट वगैरह किया, तो जिसमें मैनिपुलेट किया होगा या कुछ अल्टर किया होगा तो उसमें से कई सारे जो भी हमारे डाटा होंगे कोई काम के होंगे, कई थोड़े से रफ हमने जो निकाल दिए होंगे। तो एक स्टेप आता है मैं पर्जिंग, PURGING। थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी पर आप काम चलाना, PURGING। पर्जिंग जो स्टेप होती है इसमें हम क्या करते हैं जो भी हमारा रफ डाटा होता है उसे हम डिलीट कर देते हैं। और इससे पहले एक एक्राइवल प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं जैसे हम अपनी कोई भी चीज़ को हमने पब्लिश करना है और जो भी हमने डाटा बनाया है उसे हम ऐसी जगह पे स्टोर करके रखते हैं कि जब हमें उसे फर्दर ज़रूरत पड़े तो हम उसे बहुत ही जल्दी एक्सेस कर ले, और उसमें कुछ भी करेक्शन वगैरह करना हो पब्लिकेशन से पहले तो हम उसे पब्लिश कर ले। तो इसके बाद हमारा जैसे कि उसके बाद हमने जो भी सारे रफ डाटा है उसको हम डिलीट कर देते हैं फर्दर पर्जिंग स्टेप में। उसके बाद एक्सपर्ट की ओपिनियंस वगैरह ली जाती है और उसके बाद हम अपने डाटा को पब्लिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाटा लाइफ साइकिल। डाटा लाइफ साइकिल में हमने क्या क्या किया, पहले हम डाटा को कैप्चर किया, फिर उसको मेंटेन किया, फिर उसकी सिंथेसिस की। सिंथेसिस करने में पूरा प्रोसेस इंडक्टिव लॉजिक्स की हेल्प से, एक्सपर्ट की ओपिनियन की हेल्प से हम अपने डाटा को पर्जिंग स्टेप में लाते हैं। मतलब किसी भी डाटा को हमने बनाया है उसे स्टोर करने से पहले या पब्लिश करने से पहले हम उसकी चेकिंग करते हैं, रफ डाटा वगैरह सबको हटा देते हैं। तो ये था हमारा डाटा लाइफ। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल डाटाबेस। बायोलॉजिकल डाटाबेस में क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझिए कि बायोलॉजिकल डाटाबेस होता क्या है। बायोलॉजिकल नाम से ही पता चल रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डाटा होगा उसको हम डाटाबेस, तो हमें पढ़ा ही था पिछले वीडियो में, डाटाबेस किसी भी डाटा को ईजिली रिट्राइव कर सके। मतलब जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर में स्टोर होगी और उसे हम ईजिली कैसे रिट्राइव करें, ये बायोलॉजिकल डाटाबेस है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल डाटाबेस आया कहाँ से, तो जब मॉडर्न साइंस में जब इसके रिसर्च वगैरह होने लगे, मॉलिक्यूलर बायो में जब इसके बहुत सारे जीनोम्स वगैरह, रॉ जीनोम सीक्वेंसेस की स्टडी होने लगी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कि इन्हें रखे कहाँ, इस सीक्वेंस को मेंटेन कहाँ करें। कंप्यूटर में मेंटेन करने में अलग अलग फंक्शंस की, अलग अलग प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए एक डाटाबेस बनाया कंप्यूटर में जहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डाटा को स्टोर किया जाएगा। तो इसी से ओरिजिनेट होता है हमारा बायोलॉजिकल डाटाबेस। तो जब भी जहाँ पे जीनोम की सीक्वेंसेस, रॉ जीनोम सीक्वेंसेस वगैरह को स्टोर की जाती है तो उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल डाटाबेस। तो बायोलॉजिकल डाटाबेस करेंटली जो फ्लैट फाइल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और रिलेशन बेस, इन तीनों के ड्रॉबैक्स होते हुए भी इन तीनों को ही यूज़ कर रहा है बायोलॉजिकल डाटाबेस। अब इसका एक जस्टिफिकेशन ये है कि जो भी कंप्यूटर में उन्हें ईजी होता है, बायोलॉजिकल जो डाटाबेस होता है उसे ईजिली रिट्राइव कर सकते हैं इन तीनों
तीनों के मेथड से, फ्लैट फाइल, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तीनों मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जो भी हमारा बायोलॉजिकल डाटाबेस है वो तीनों ही चीज़ों को यूज़ करता है। जो वर्किंग बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही ईजिली इन तीनों मेथड के यूज़ से भी अपना जो भी डाटा उन्होंने रखा होता है वो बहुत ही ईजिली एक्सेस कर लेते हैं और उन्हें रीड करने में भी बहुत ही ईजी होती है। क्योंकि जो फ्लैट फाइल में जैसे मैंने बताया था कि हम अपनी जो भी वो तो सब कुछ एक लाइन में, एक ही बॉक्स में बस एक वर्टिकल इंडेक्स की हेल्प से एक कॉमन लाइन लगाते थे, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट लिखते जाते थे। तो जो सीक्वेंसेस वगैरह होती थी वो ऐसे भी फुल लेंथ में, फुल लाइन में लिखी होती है, कंटिन्यू लिखी होती है। तो इस वजह से जो बायोलॉजिकल वर्किंग जो भी उसे हैंडल करने वाले, उसे रीड करने वाले होते थे, उन्हें बहुत ही ईजी, वो बहुत आराम से उसे ईजिली रीड कर पा सकते थे। तो जो बायोलॉजिकल डाटाबेस है उसको रफली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी डाटाबेस, सेकेंडरी डाटाबेस और टर्शरी भी बोल सकते हैं, या तो स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। इसे हम मेनली स्पेशलाइज्ड डाटाबेस ही बोलते हैं। प्राइमरी डाटाबेस में क्या होता है, जो भी ओरिजिनल डाटाबेस होते हैं उसे सबमिट करते हैं। जो रॉ सीक्वेंसेस या स्ट्रक्चर होती है वो साइंटिफिक कमिटी के द्वारा इस प्राइमरी डाटाबेस में सबमिट की जाती है। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन डाटा बैंक या तो जेन बैंक। सेकंड आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड टर्सरी होता है। सेकंड आता है हमारे पास सेकेंडरी डाटाबेस। सेकेंडरी डाटाबेस में क्या होता है, जो भी हमारे रॉ डाटाबेस जो प्राइमरी डाटाबेस में होते हैं उसकी मैनिपुलेशन की होती है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस या उसकी कोई फर्दर स्टडी की होगी या उस पर कुछ रिसर्च किया गया होगा, जो भी चेंजेस वगैरह उसमें होते हैं, उसके बाद जो डाटा बनता है उसे हम सेकेंडरी डाटाबेस में रखते हैं। जिसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास स्विसप्रोट, TrEMBL या ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डाटा बैंक, या प्रोटीन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम स्विसप्रोट वगैरह में उसे सबमिट करवा देते हैं। थर्ड आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड डाटाबेस। स्पेशलाइज्ड डाटाबेस में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर किसी भी किसी भी स्पेशल, जैसे HIV इन्फेक्शन या HIV की जो भी सीक्वेंसेज होगी, या किसी भी पर्टिकुलर फ्लाई बेसिस या कोई भी पर्टिकुलर डिजीज या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे ही इसकी जो सीक्वेंसेस होगी या स्टडी होगी वो इसमें सबमिट होती है, तभी इसे हम टर्शरी भी बोलते हैं या स्पेशलाइज्ड डाटाबेस भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है हमारे पास EMBL। ये मेनली इसे हम EMBL में यूज़ कर देते हैं और उसके बाद हम इसे DDBJ में भी इसे हम सबमिट करवा सकते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब जो ये डाटाबेसेस होते हैं, अब डाटाबेसेस में जो भी सिस्टम में हम अपनी सीक्वेंसेस या जो भी इंफॉर्मेशन को चेंज वगैरह करके हम उसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में, तो वो ह्यूमन के द्वारा एंट्री की जाती है। तो इसमें कई बार एरर आने के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगी या कोई भी एनोटेशन, फॉल्स एनोटेशन लग जाएंगे, जहाँ पे नहीं लगना वहाँ पे एनोटेशन हो जाएगी। फॉल्स एनोटेशन मतलब वहाँ पे शो होने लगेगी जहाँ शो होनी चाहिए वहाँ पे शो नहीं हो पा रही होगी, या तो जो सीक्वेंसिंग कर रहे होंगे उस टाइम एरर आ सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है, थर्ड डिग्री के बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं हमारे इन सीक्वेंसिंग को जब हम स्टोर करते हैं अपने प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी डाटाबेसेस में। पर ये उतना भी ज़्यादा नहीं। अगर ये सब जो भी हमारी ये ड्रॉबैक्स है अगर हो गई, जैसे सीक्वेंस को एंटर कर रहे हैं हम, उसमें सीक्वेंसिंग में एरर आ गई, तो फर्दर जो आगे इंफॉर्मेशन पास होएंगी वो सारी की सारी रॉन्ग हो जाएंगी। तो ये काम वगैरह सब बहुत ही ध्यान से करना होता है ताकि जो भी सीक्वेंसिंग हो वो बहुत ही करेक्ट आए, ताकि जो फर्दर आगे जो भी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करे वो बिल्कुल करेक्ट यूज़ करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा डाटा लाइफ साइकिल, जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड था। और आज हमने किया नया फ्रेश टॉपिक बायोलॉजिकल डाटाबेस, जिसके रफली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड डाटाबेसेस। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।